S.C. Verma sound wave का numerical 89. A source emitting a sound of frequency mu is placed at a large distance from an observer. The source starts moving towards the observer with a uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source starts. The speed of the sound in the medium is v. तो एक सिचुएशन दी, यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है और ये सोर्स साउंड इमिट कर रहा है, मतलब पल्स इमिट कर रहा है. तो उसने एक इनिशियली ये रेस्ट में था, स्टार्ट नहीं हुआ था, एट t = 0 यहाँ पे रेस्ट में था. अब वो साउंड इमिट करेगा और उसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे कुछ लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है, लार्ज डिस्टेंस दिया हुआ है. अब ये ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच हो रहा है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है म्यू, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमें फाइंड करनी है, ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो अभी तक हमने ये फ्रीक्वेंसी फाइंड के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है, लेकिन वो फॉर्मूला इसके लिए कि जब ये सोर्स और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में होगा. अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन वही मेथड यूज करेंगे जो मेथड हमने वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज की थी. तो वो मेथड क्या थी, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन, दो कंडीशन, डॉपलर्स इफेक्ट में दो कंडीशंस थी. एक तो ये क्या, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज रेस्ट. तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो मेथड ही यहाँ पे फॉलो करने हैं, तो हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोर्स की एक्सेलरेटेड मोशन है. तो देखो ये यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक पल्स निकाली. अब ये पल्स यहाँ से यहाँ पे आने वाली है, यहाँ से यहाँ पे आने वाली है. तो यहाँ सोर्स तो अब साउंड प्रोड्यूस हुआ, पल्स तो बाहर आ गया इसका और इसका कुछ अभी ये उसके वेलोसिटी से मूव होगी, मतलब v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड या पल्स. तो वो उसके वेलोसिटी से यहाँ पे मूव होगी. तो उसके लिए सपोज मान लेते कि टाइम कितना लगेगा, t1 लगेगा. तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ये डिस्टेंस जो हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, ये वेलोसिटी ऑफ द पल्स इनटू t1, इतना टाइम, इतना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी. तो मीनवाइल क्या हो रहा था कि ये कुछ इसका जो सोर्स साउंड होगी उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी कि आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे कि म्यू फ्रीक्वेंसी है, टाइम टी होगा कि वो उसके ये पल्स जो निकली उसके टी टाइम के बाद दूसरी पल्स निकलने वाली है. तो आफ्टर टी टाइम दूसरी पल्स निकलेगी और फिर वो भी यहाँ पे आने वाली है. और अब लेकिन दूसरी पल्स निकलेगी इतने टाइम के बाद, लेकिन ये सोर्स भी स्टार्ट हुआ है तो वो भी आगे आ रहा है. तो दूसरी पल्स निकलते जब निकली तब ये सोर्स यहाँ पे नहीं था, उसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. और मान लेते कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमें लेना पड़ेगा s = ut + 1/2 at². तो इनिशियली वो रेस्ट में, तो ये चला गया, तो s = 1/2 at², इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 at. t कौन सा, तो इतने टाइम में वो ट्रैवल हुआ है. ये पल्स निकलने के बाद दूसरी पल्स निकलने के लिए जो इतना टाइम लगा है, तो उतने टाइम में ये सोर्स यहाँ पे आ गया. तो t के लिए हम कैपिटल T ले लेंगे. तो इतना डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल हुआ है. अब दूसरी पल्स बाहर आ गई. अब दूसरे पल्स को क्या करना है, इस आदमी के पास, मतलब ये सेम आदमी उसके पास आने के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो पहले ये हमने जो टोटल डिस्टेंस था d हमने लिखा था v × t1, ये और ये ऑलरेडी डिस्टेंस कवर हुआ. तो इतना रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब ये दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, मतलब ये vt1 - 1/2 at², इतना डिस्टेंस इस पल्स को ट्रैवल करना है. और फिर यहाँ पे आएगी, मतलब ये पल्स एक बार सुनेगा वो एक, फिर एक दूसरी पल्स सुनेगा. तो दो पल्स सुनने के यहाँ पे रीच हो गई, तो उनके बीच में जितना टाइम इंटरवल हो गया वो होगा उसका पीरियोडिक टाइम टू लिसन पल्स. ये टी जो है, दिस इज द पीरियोडिक टाइम टू इमिट पल्स, और ये होगा पीरियोडिक टाइम, अब टी डैश लिखते, टू लिसन दिस पल्स और लिसन दिस साउंड. तो ये टाइम पीरियड अगर फाइंड करते तो टाइम पीरियड का इनवर्स ही होता है फ्रीक्वेंसी, और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो इसके पहले टाइम पीरियड फाइंड करेंगे और कितना टाइम लगा वो टाइम फाइंड कर सकते हैं हम. लेट से टी डैश कितना होगा,
तो ये पहले इतना टाइम T1 टाइम लगा यहाँ पे आने के लिए, लेकिन और इतना फिर टाइम लगा यहाँ पे आने के लिए, जो टाइम लगा होगा वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा दूसरी पल्स सुनने के लिए। सपोज मान लेते कि T2 टाइम लगा और पहली पल्स सुनने के लिए T1 टाइम लगा, तो ये होगा टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू पल्सेस। अभी T2 मतलब क्या, तो दूसरी पल्स सुनने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये टाइम पीरियड T इतना लगा एक पल्स सेकेंड पल्स प्रोड्यूस होने के लिए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ टाइम लगा, तो मान लेते कि वो T डैश टाइम। तो ये T2 मतलब इतना टाइम, ये टाइम टू प्रोड्यूस पल्स और ये टाइम टू ट्रैवल दिस पल्स फ्रॉम हियर टू हियर, इतना टोटल टाइम लगा सेकेंड पल्स यहाँ पे आने के लिए। और पहली पल्स आने के लिए यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो गई, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने T1 टाइम ले लिया, तो इतना T1 टाइम, ये होगा टाइम इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस। अब ये जो टाइम है मतलब टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स टू इमिट पल्स, और ये T डैश क्या लिखा हमने, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमने लिखा है ए, तो प्लस T डैश के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो T डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो गई, ये डिस्टेंस D डैश इज इक्वल टू, मतलब ये D डैश की जगह पे ये डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है V T1 माइनस 1/2 A T स्क्वायर, ये डिस्टेंस T डैश लिखना है हमें, तो D डैश अपॉन V लिखना है, तो D डैश लिख दिया अपॉन V वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, तो ये पल्स ट्रैवल हो रही है, पल्स की वेलोसिटी वो दी हमें V, और ये माइनस अगेन T1, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये T प्लस ये V यहाँ पे डिवाइड होगा तो V भी कैंसिल होगा और ये T1 आएगा, माइनस 1/2 A T स्क्वायर अपॉन अगेन V और माइनस T1। तो ये T डैश ये टाइम इंटरवल बिटवीन प्लस T1 माइनस T चला गया, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे T प्लस और ये माइनस 1/2 A T स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो T डैश इज इक्वल टू ये 2 और V यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2, ये T V भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये A T स्क्वायर और ये मतलब एलसीएम ले लिया तो ये 2V। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/μ लिख सकते हैं, तो इसे और भी मॉडिफाई करते हैं, तो ये 2T की जगह पे 1/μ मतलब ये, और ये V माइनस ए, और ये आएगा 1/μ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2V। तो इसे एलसीएम लेते हैं इसका, तो यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमेटर को भी म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 ये म्यू और ये V के ऐसे दिखाते हैं। तो अब ये आएगा म्यू स्क्वायर, म्यू म्यू कैंसिल हुआ तो ये फिर से ओरिजिनल वैल्यू आएगी, माइनस ए और अपॉन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2V, इतना ये टाइम पीरियड है। अब ये म्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये टाइम पीरियड कितना आएगा, ये 2μV और माइनस ए डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ऑलरेडी 2V है और ये म्यू स्क्वायर ये V। तो ये फ्रीक्वेंसी अब इसका इन्वर्स करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये 1/T डैश कितने आएगी, तो इसका इन्वर्स मतलब ये 2V ये V वेलोसिटी के लिए, और ये म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μV माइनस ए, तो इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी कि जो ये सुन रहा है